बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारी बातें चल रही थी कि हम ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन कर रहे होते, तो उसमें हमारे पास एक थी एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में वही 5 प्रिंसिपल जिनकी बुनियाद पर एक ऑडिटर अपने आप को देखेगा कि क्या सबसे पहली शर्त क्या है ऑडिट करने की, कि क्या मैं इस कंपनी का ऑडिट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे पहली शर्त एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कि क्या आपके अंदर इंटेग्रिटी है, कि क्या आप ऑब्जेक्टिविटी रखते हैं, कि क्या आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, आपका प्रोफेशनल बिहेवियर अच्छा है और आप कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखते हैं। इसके बाद अगली चीज थी हमारे पास प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? क्या था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? नहीं, कुछ और बताता हूँ। सीआईडी वाला दिमाग, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, सीआईडी वाला दिमाग। जब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को समझना हो, सीआईडी वाला दिमाग याद रखिए। क्यों? क्योंकि अक्सर जगहों पर आप चीजों को रिलेट कर रहे हो। हाँ, ऑडिट की जुबान में सही बातें बताई आप लोगों ने, क्वेश्चनिंग माइंड बोले, शक की जहन बोले। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि आपके पास मैनेजमेंट आएगी और परेशान आकर बैठेगी, यार तुम्हें क्या बताऊं, आजकल इतने बुरे हालात हैं कि मेरा सामान इंपोर्ट कस्टम पे रुका हुआ है, कस्टम वाले क्लियर ही नहीं कर रहे। आप क्या तसल्ली दोगे उसे? आप तसल्ली दे, आप कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे रिस्क है कि शायद इसने पेमेंट कर दी लेकिन गुड्स नहीं मिली और इसने शायद उस प्रोडक्ट के ऊपर इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड, हाँ, कि वो पड़े पड़े सड़ जाए, वो वहां पर उसने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं किया। दूसरा मसला, शायद उसने वो पैसे बैंक से उधार लिए हों और उधार लेने के बाद प्रोडक्ट खरीदी हो, प्रोडक्ट बिक नहीं रही, बैंक पैसे वापस मांग रहा है, शायद मैनेजमेंट को वो पैसे इमीडिएटली वापस करने हो। तो एक कॉन्सेप्ट हमें याद आ रहा होगा कि नॉन करंट से निकालकर करंट में क्लासिफाई करना पड़ेगा, कि वो नॉन करंट लाइबिलिटी है लेकिन बैंक कह रहा है मुझे अभी के अभी वापस करो, तो वो क्या हो चुकी है? करंट लाइबिलिटी। तो हो सकता है कि मैनेजमेंट ने उसको करंट लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड। क्या आपने यहाँ पर मैनेजमेंट को तसल्ली दी या आपने मैनेजमेंट को क्या बोला, शक किया? आपने वो बेचारा अपने दुखड़े में बनाए कि यार वो इंपोर्ट पे बैन लग गया। आप क्या उसे कह रहे हो? तुमने शायद ये वाला काम इस तरीके से रिकॉर्ड किया। मुझे जरूरत है। तो हम उसे तसल्ली देंगे? नहीं, हम उसे तसल्ली नहीं देंगे। हम क्या बोलेंगे कि शायद तुमने ये काम आईएफआरएस के हिसाब से ना किया हो। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की वजह से ही आप ऑडिट कर पाते हैं, याद रखिए। अगर मैं ऑडिट से ये एक लफ्ज निकाल दूं ना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एटीट्यूड, तो मेरे पास ऑडिट ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैनेजमेंट कभी बोलेगी अपने मुंह से कि मैंने यहाँ पर गलती की है? ये तो आपको तलाश कर रहे हैं और तलाश करने के लिए शक होना चाहिए जहन में। क्लियर है ये वाली बात? तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में हमने क्या बातें पढ़ी? एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच में इंडिकेट पॉसिबल मिस स्टेटमेंट, क्रिटिकली हम एनालाइज कर रहे होंगे इन चीजों को। इसके बाद तीसरी चीज, प्रोफेशनल जजमेंट। मैंने अक्सर जगहों पर ऑडिट परफॉर्म किया, तो कहीं पर मैं अपने साथ ये जो स्टैंडर्ड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो प्रोसीजर्स आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं बुक नहीं लेके जाता अपने साथ। तो क्या आपके ख्याल में ऑडिट करने के लिए बुक की जरूरत है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत है? बुक की जरूरत है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है? किसी की भी जरूरत नहीं है भाई। प्रोफेशनल जजमेंट, आप अपनी जजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो कि यहाँ पर क्या काम होना चाहिए। आप क्या उसे ये बोल रहे हो कि हर जगह पर, यार उसने बोला कि रिसीवेबल का ऑडिट कर, ठीक है लाओ मेरी आईएफआरएस निकाल कर लाओ, मैं पहले आईएफआरएस पढ़ूंगा और फिर तुम्हारा ऑडिट करूंगा, ऐसे होगा? ऐसे नहीं। आप पढ़ के जा चुके हैं, प्रोफेशनल जजमेंट का आप इस्तेमाल करेंगे कि कहाँ पर क्या काम होना चाहिए था, क्या काम नहीं होना चाहिए था। तो बोलेगा मैंने ये चीज इस वजह से करी। IS 37 पढ़ा मैं आप लोगों ने? IS 37 नहीं पढ़ा हुआ हम लोगों ने? चलो, क्या पढ़ा था IS 37 में, थोड़ा बहुत बताएं ताकि मैं वही एग्जाम्पल दूं जो आपको आती हो। स्टैंडर्ड का नाम क्या था? स्टैंडर्ड का नाम था इवेंट्स आफ्टर, चप्पल मारूंगा मैं, बताएं। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग, IS 10 है वो। चेंजेस इन एस्टीमेट, चेंजेस इन एस्टीमेट, माफ करना।
प्रोविजंस वाला जो स्टैंडर्ड था जिसमें आप लोग प्रोविजंस निकाल रहे होते थे कि अगर मेरे पास कोई केस चल रहा है तो मैं उसका प्रोविजन बना रहा हूँ। ये याद है, ये वाली चीजें हमने पढ़ी है थोड़ी बहुत। तो अब मुझे एक बात बताएं, जब मैं उसके IS-37 के अंदर मुख्तलिफ केसेस के प्रोविजंस बना रहा होता हूँ, तो क्या वो प्रोविजन किसी किताब में लिखा हुआ है? क्या उसको बताया कि इस केस के अंदर 100 रुपए का प्रोविजन, उस केस में 200 रुपए का प्रोविजन, या मैं सारे के सारे प्रोविजन बेस्ड ऑन जजमेंट बना रहा होता हूँ, जजमेंट की बेसिस पे? तो ऑडिट आप जजमेंट के बगैर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चौथी चीज, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपके लिए कौन सा लफ्ज है फिलहाल? एविडेंस। कि आपने ऑडिट करते हुए क्या ऑब्टेन करना है? एविडेंस ऑब्टेन करना है। और अगर मैं आपके सामने वही 5 एलिमेंट्स वापस से लाऊं, तो वो 5 एलिमेंट्स कहाँ से शुरू हुए थे? कि आपने सबसे पहले थ्री पार्टी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद थ्री पार्टी रिलेशनशिप के बाद अगली चीज क्या थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस बेसिस पर बनाना है? IFRS की बेसिस पर। और फिर क्या ऑब्टेन करना है? एविडेंस ऑब्टेन करना है, और फिर आखिर में रिपोर्टिंग कर दी। यहाँ पर आकर पूरा ऑडिट खत्म हो जाए। इस तरीके से आप रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे और क्या कर लेंगे? एक ऑडिट को कंप्लीट कर लेंगे। सही है। अब ये जो हमने जितनी ही बातें की, ये कौन सा स्टैंडर्ड था याद है? मैंने कहा था एक नाम बताया था, ISA 200। तो अक्सर अपने स्टडी हब पर या आपको बुक के अंदर भी कहीं लिखा हुआ मिले अगर ISA 200 का ये वाला पैराग्राफ, तो वो आपको बता रहा होता है कि ISA 200 से आ रही है ये वाली चीज। ठीक है, आगे मूव करें। अब मैं आपसे क्या बात करने लगा, आज का हमारा टॉपिक आयजा पे जाने से पहले एक सिनेरियो समझना है। एक कंपनी है, उस कंपनी को अगर एक ऑडिटर अपॉइंट करना है तो वो किस तरीके से अपॉइंट करेगी? हम पहले ये समझते हैं कि एक ऑडिटर एक कंपनी से मिलता है कैसे। ठीक है, तो एक ऑडिटर एक कंपनी से मुलाकात कैसे करेगा? आए इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक अदद कंपनी है, एक अदद कंपनी है, मिसाल के तौर पे कंपनी ए। इस कंपनी को अपने लिए ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो ये किस तरीके से अपॉइंट करेगी ऑडिटर? सबसे आसान और बेसिक सवाल तो मेरा आपसे ये है कि क्या ये ऑडिटर अपॉइंट मैनेजमेंट करेगी? क्यों? क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहे हैं। और कोई रीजन बता सकते हैं? कोई ऐसा खतरनाक रीजन है वैसे? और कोई बात? यही होता है। तो ये वाली सबसे अहम बात थी, और इस बात को मैं किस तरीके से बयान करूंगा? अगर मैंने एक बंदे को हायर किया, मैंने एक बंदे को अपॉइंट किया, क्या वो मेरे खिलाफ बोलेगा? अगर मैंने एक बंदे को हायर किया तो क्या वो मेरे खिलाफ बोलेगा? वो मेरे खिलाफ कभी मुंह नहीं खोलेगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट कभी भी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करती। तो कंपनी के केस में अगर एक कंपनी है तो उसमें ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे होंगे। सही है। लेकिन सवाल ये उठेगा, शेयर होल्डर्स को क्या पता किस ऑडिटर को अपॉइंट करना है, किस ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना? तो ये पूरी चेन में आपको समझाने लगा हूँ, जरा 5 मिनट है ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, सबसे पहले बात शुरू होती है, आपके पास एक कंपनी है, उसके ऊपर रिक्वायरमेंट आई कि आपको ऑडिट करवाना है। रिक्वायरमेंट आई कि आपको ऑडिट करवाना है। तो उस कंपनी ने क्या किया? उस कंपनी ने कहा ठीक है ऑडिट करवा लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक अदद ग्रुप बनाना पड़ेगा कि हम किन किन लोगों से ऑडिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला काम पता है क्या होता है? रिकमेंडेशन। सब अपनी अपनी मर्जी का ऑडिटर रेकमेंड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी की मैनेजमेंट भी रेकमेंड करती है, वो कहती है मेरी नजर में, क्योंकि देखो आप कॉम्पिटेंट लोग हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि आप फ्रॉड ही करें, आप कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो आप एक काम करें, आप हमें अपनी मर्जी के ऑडिटर के नाम बताएं। तो रिकमेंडेशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल 3 नाम आए। एक आया PwC का, एक आया यूसुफ आदिल डिलॉयट का, और एक आया फॉर एग्जाम्पल KPMG का। क्लास के बाद बताऊँ, क्लास के बाद बताऊंगा, क्लास के बाद। सही है, KPMG का नाम। ठीक है, ये 3 नाम किसने बताया? मैनेजमेंट ने। शेयर होल्डर ने कहा यार
तुम्हारी बदमाशी है क्या, तुम्हारी मर्जी क्या आएंगे ऑडिटर। तो शेयर होल्डर ने क्या कहा, मैं भी अपनी मर्जी के कुछ ऑडिटर बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तुम भी रेकमेंड कर दो। तो हमने कहा कि ईवाई, और इसके बाद ईवाई के बाद कोई और नाम, डीडीओ, डिलॉइट वाई में कवर हो गया, डिलॉइट वाई का पार्ट था, बीडीओ। सही है, ये हमने बस काफी है इतने नाम, वरना लिस्ट इसी की बढ़ जाएगी। 5 नाम हमने रेकमेंड करे, तो मतलब अब ऑडिटर सिलेक्ट होगा इन 5 में से। ठीक है, अब इन 5 में से ऑडिटर सेलेक्ट करना है, तो मुझे एक बात बताइए जरा कि हम अपनी कंपनी में बैठे, हम अज्यूम करें कंपनी का मालिकान है, हम लोगों ने अपनी कंपनी की मीटिंग बुलाई और हमने 5 नाम दिए। सब ने बोला भाई मिसाल के तौर पे इसको अपॉइंट करो, यूसुफ आदिल को अपॉइंट करो। हमने कहा ठीक है, यूसुफ आदिल डिलॉइट को अपॉइंट करते हैं। हमने कहा वेरी गुड, हमने अपॉइंट कर लिया और ऑडिटर को फोन करके बोल रहे हैं कि कल आ जाना ऑडिट करने। सामने से ऑडिटर क्या बोलेगा, ऑडिटर क्या जवाब देगा सामने से, और सबसे पहली बात पता है वो क्या बोलेगा, तुम्हारे बाप का नौकर हूं मैं। मतलब अचानक फोन करके तुम मुझे कह रहे हो कल हाजिर हो जाना ऑडिट करने के लिए, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं जो हाजिर हो जाऊंगा। यहां से एक बात ट्रिगर हुई कि हम अपनी मर्जी से ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते, पहले हमें ऑडिटर से इजाजत लेने की जरूरत है। एज अ कंपनी हम ऑडिटर से पहले इजाजत लेंगे, इनफैक्ट हम उसको पैनल में इंक्लूड करने से पहले इजाजत लेंगे कि पीडब्ल्यूसी हम आपको अपनी मीटिंग के अंदर रेकमेंड करना चाह रहे हैं, क्या आपको, आप इजाजत देते हैं हमें। हम यूसुफ आदिल को फोन करेंगे और बोलेंगे हम आपको अपॉइंट करना चाह रहे हैं कि क्या आप हमें इजाजत देते हैं, हम रेकमेंड कर दें आपको। हम इन सबको फोन करके पहले क्या ऑब्टेन करेंगे, इजाजत ऑब्टेन करेंगे। यहाँ तक बात समझ में। जब इजाजत ऑब्टेन करेंगे, अब आप ऑडिटर की जगह पर बैठ जाए, ऑडिटर के पास एक बंदे का फोन आता है कि हमें कंपनी ए का ऑडिट करवाना है, आप ऑडिट करेंगे। तो अब ऑडिटर क्या काम करेगा, मैं आपसे ये बातें करने लगा। ऑडिटर को इंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हुए, ये एक्सेप्टेंस की बात हो रही है ना, ऑडिटर को इंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है, हम ये बात करने लगे। देखिए कंपनी को क्या काम करना है ये हमारी जिम्मेदारी है, हम F8 ऑडिट पढ़ रहे हैं, हम कंपनी की जिम्मेदारी नहीं पढ़ रहे फिलहाल। हम क्या मेन फोकस कर रहे हैं, ऑडिटर ने क्या क्या काम करना है। तो जब मुझे यूनिलीवर फोन करके कहेगी कि हम आपसे अपना ऑडिट करवाना चाहते हैं, क्या आप हमारा ऑडिट करना पसंद करेंगे, तो मुझे क्या काम करने हैं, इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस फेज। क्या कहते हैं, क्या मुझे इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पीआईए का नाम सुना है, पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। सही है। पाकिस्तान स्टील मिल्स का नाम सुना है, इनका इनका फोन आता है कल आपको, वो कहते हैं कि हमारा ऑडिट कर दो, करेंगे आप इसका ऑडिट, क्यों नहीं करोगे। कंपनी में फ्रॉड है और अभी तक साबित नहीं हुआ वैसे सब। पीआईए पैसा खा जाएगी, पैसे नहीं देगी हमारे। और कोई बात, एक कंपनी है शेल, सही है, शेल। तो अगर शेल के बारे में एक बड़ा मशहूर कुछ टाइम पहले, हेस्कॉल, सॉरी शेल नहीं, हेस्कॉल, हेस्कॉल का कुछ टाइम पहले एक फ्रॉड मशहूर हुआ था बड़ा, कोई 3-4 साल पहले। अज्यूम करें वो फ्रॉड आपको पता चल गया, अब आपके पास फोन आ रहा है हेस्कॉल का, ऑडिट करोगे मेरा, आप क्या जवाब देंगे। नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे, क्यों, तुम खुद भी फंसोगे हमें भी फंसवाओगे। तो सवाल ये उठा, ऐसा नहीं है, आप इतने फारिग नहीं है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि आपको जो फोन करके बोले यार ऑडिट कर दो आप पहुंच जाएंगे ऑडिट करने के लिए। आप कहेंगे मेरा कुछ तरीका है, मेरी कुछ तमीज तहजीब है, मैं उसको देखते हुए ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा, वरना ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो मैं बात कर रहा हूं उस एक्सेप्टेंस फेज की। एक्सेप्टेंस के वक्त आपने सबसे पहले किस चीज का ख्याल रखना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या आप बहैसियत ऑडिटर उस कंपनी से इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। सबसे पहले तो ये सवाल उठेगा। जरा 2 मिनट के लिए अज्यूम करें कि मेरे पास यूनिलीवर से फोन आए और यूनिलीवर में मेरे अब्बू जो है वो एक सीएफओ है, तो क्या मुझे उस कंपनी को ऑडिट करना चाहिए। मैं अल्टीमेटली किसका काम वेरीफाई कर रहा हूँ जाके, अपने अब्बू का काम। क्या मैं बहैसियत चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके काम में कोई मसला निकालूंगा, मैं कहूंगा कि ये मॉडिफाइड ओपिनियन, मैं कहूंगा कि इन्होंने काम गलत किया है, मैं नहीं कह सकता। तो सबसे पहली चीज एक्सेप्टेंस के वक्त आपको जो कंसीडर करनी है वो क्या है, इंडिपेंडेंस।
एंड ऑब्जेक्टिविटी। क्या मैं ऑब्जेक्टिव हूं, क्या मैं इंडिपेंडेंट हूं इस कंपनी को ऑडिट करने के लिए? सबसे पहले तो अपना गिरेबान झांक लो, ठीक है। उसके बाद अगला काम आप क्या करेंगे? अपना गिरेबान झांक लिया, अब अगला काम, अब किसकी तरफ देखोगे? कंपनी की तरफ। कंपनी में कौन है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या देखोगे कि क्या मैनेजमेंट ईमानदार है? ऐसा तो नहीं मैनेजमेंट फ्रॉड है। पता चले मैनेजमेंट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसके ऊपर पहले से 4 केसेस चल रहे हैं एफआईए के अंदर। क्या आप ऐसी कंपनी को ऑडिट एक्सेप्ट करोगे? दूसरा पॉइंट जो आप कंसीडर करेंगे सबसे अहम, विच इज मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी। मैनेजमेंट की, अगेन इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है, ये मैं एक लॉजिकल सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, आप चीजों को आगे पीछे कर सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है सीक्वेंस, क्योंकि आपने एट दी एंड कंसीडर इन सारी चीजों को करना है, ठीक है। क्या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी है या नहीं है? उसके बाद अगला काम आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी जो है किसी नॉन कंप्लायंस के इशू में फंसी हुई है, ऐसा तो नहीं कि एक कंपनी कहीं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर रही है। आप ये देख लेंगे कि क्या ये कंपनी कहीं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि होता क्या है अक्सर पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी कि बहुत सारी कंपनीज बनाई ही इस मकसद से जाती हैं कि उनसे क्या किया जाए, मनी लॉन्ड्रिंग की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग का पता है हम लोगों को? पेपर कंपनीज भी नाम देते हैं उनको, शेल कंपनीज भी कहते हैं अक्सर, मतलब शेल आपने देखा होगा खाली होता है अंदर, तो ऐसे ही इन कंपनीज को शेल कंपनीज कहते हैं। क्यों? इन कंपनीज का कोई बिजनेस नहीं होता, इनका मकसद क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? ब्लैक मनी को व्हाइट करना, यही होता है। क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग? सर, मैंने कुछ पैसा कमाया जो कि इलीगल सोर्सेज थे, तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं उसको खर्च नहीं कर सकता। असल मसला यही है। लोग कहते हैं कि ब्लैक मनी वो है जिस पर टैक्स ना दिया जाए, सिर्फ ऐसा मसला नहीं है। बहुत सारे लोग डॉन या ये ड्रग्स वाले ये तैयार होते हैं, कहते हैं टैक्स ले लो हमसे, लेकिन अल्टीमेटली ब्लैक मनी सिर्फ ये नहीं है कि आपने टैक्स पे नहीं किया। ब्लैक मनी ऐसा पैसा है जिसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप बता नहीं सकते कि मैंने 1 करोड़ कमाया है, इतने गलत तरीके से कमाया है आपने वो कि आप शर्मिंदा है। आप बता नहीं सकते कि मैंने 1 करोड़ कमाया है, सही है, क्योंकि अगर आपने वो बता दिया तो टैक्स तो भाड़ में गया, आपको ही उठा के ले जाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ब्लैक मनी। तो ऐसे पैसे को हम क्या करते हैं, कंपनी के थ्रू घुमाते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, उसको साफ सुथरा बनाते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो आपने ये देखना है कहीं आपका क्लाइंट तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है। कैसे पता चलेगा? आप एक्सेप्टेंस फेज के अंदर कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, जैसे कि क्या करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग आइडेंटिफाई करने के लिए? आप खबर तो पढ़ते होंगे, पता चल जाएगा। आप उस कंपनी के अकाउंट्स देख लेंगे, आप उसके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे कि बताओ तुम्हारा कारोबार क्या है। बोलेगा हमारा कारोबार है कि हम लोगों को फोन करके मशवरे देते हैं सिर्फ कि कहाँ से क्या कर लो, किस बंदे को उठवा लो, किस बंदे को किडनैप करवा लो, हम ये वाले लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं। तो क्या है इससे इंप्लीकेशन आ रही है कि क्लाइंट आपको कोई सही काम कर रहा है? कोई सही काम नहीं कर रहा, आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। इसके बाद आपने ये देख लिया, अब जरा सीक्वेंस समझिएगा। सबसे पहले मैंने क्या देखा? मैंने सबसे पहले देखा क्या मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने देखा क्या मैनेजमेंट सही है, फिर मैंने उस कंपनी का बिजनेस देखा, क्या बिजनेस भी ठीक है, ऐसा ना हो कि ये कोई ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग करते हो, पता चला मनी लॉन्ड्रिंग करता हो, ऐसा कोई काम तो नहीं करते। अगला काम मैं क्या करूंगा? अगला काम मैं ये देखूंगा क्या मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज मौजूद हैं कि मैं इस कंपनी को ऑडिट कर सकूं? क्या मेरे पास इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं मैं इस कंपनी को ऑडिट कर सकूं? एक कंपनी है, उसका नाम है लेट्स से पीएसओ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, सुना है? पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पीएसओ के पास बहुत सारे पूरी दुनिया के अंदर टैंक्स हैं जहां पर उनका ऑयल स्टोर हुआ है। तो अब मुझे एक बात समझाइएगा जरा कि एक इस पूरी बिल्डिंग जितना, अलहम की बिल्डिंग जितना एक टैंक है, उसके अंदर ऑयल रखा हुआ है, आप कैसे इवेल्युएट करेंगे उसमें कितना ऑयल है? क्या करेंगे आप? सवाल है मेरा। इस कमरे में हमारा स्टॉक पड़ा है 50 कार्टन, कितने गिन लेंगे? 50 कार्टन है, गिन लेंगे, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, ऐसा ही है ना? लेकिन सवाल वहां उठा कि पीएसओ का इतना बड़ा टैंक है, उस टैंक के अंदर कितने लीटर ऑयल पड़ा है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक,
आप बताएं, फिजिकली कैसे चेक करेंगे इन्वेंट्री, यही तो सवाल है मेरा। आप गए ऑन साइट, उन्होंने आपको कहा ये रहा टैग, काउंट कैसे करेंगे? इससे कि क्या बात है, कितने लीटर का टैंक बना के दिया? उन्होंने कहा हमने 1000 लीटर का टैंक बना के दिया। अब अगला काम, लेकिन आपने तो टैंक में झाँका तो ऊपर तक भरा हुआ नहीं, हो तो आपको नजर आ रहा है नीचे है, अब कितना नीचे है? अगला काम, कहाँ से? मतलब अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने कितना खरीदा, कितना बेचा, आप ये देख लेंगे तो आखिर में कितना पड़ा हुआ है। बात तो वही आ गई ना, कितना बेचा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। मसला समझ रहे हैं? ऐसा मसला है, इसका जवाब नहीं। कोई और हल? हल इन्होंने बताया सही, कि ये एक ऐसा काम है जो आप परफॉर्म एज एन ऑडिटर नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है प्रैक्टिकली, जब ऐसा कोई काम आता है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है। पेट्रोल के लिए या ऑयल के लिए तीन चीजों का इस्तेमाल होता है: उसका टेम्परेचर, उसकी डेंसिटी, और टेम्परेचर होता है, डेंसिटी होता है, और लेंथ, के कितना डेप्थ है उसकी। इन तीन चीजों को आप एक फॉर्मूला में डालते हैं और आपको जवाब मिल जाता है कि कितने लीटर पेट्रोल पड़ा हुआ है इस टैंक के अंदर। बात समझ में? लेकिन अब सवाल कि वो फॉर्मूला, इसकी स्पेशलाइजेशन, ये हमारा काम है। हमने तो ऑडिट पढ़ा था, हमने ये साइंस थोड़ी पढ़ी थी। ये साइंस किसने पढ़ी हुई है? उस बंदे ने जिसकी ये फील्ड है। तो इस सूरत में आपको क्या चाहिए? एक अदर, एक स्पेशलिस्ट, एक एक्सपर्ट। क्या नाम दे दूं उसको? एक एक्सपर्ट चाहिए, जो आपके लिए आकर क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा कि क्या इसके अंदर ऑयल 100 लीटर है या नहीं है। उस एक्सपर्ट को बुला लें, वो जो मैनेजमेंट ने बिठाया हुआ है अपने ऑफिस के अंदर और कैलकुलेट करके दे रहा हो। क्यों? क्या करेगा? गलत है तो आपका वाला भी तो गलत निकाल सकता है। वो गलत क्यों निकालेगा, इसका जवाब चाहिए। ऑडिटर बनते जा रहे हैं ऐसा ऐसा, वो बायस होगा मैनेजमेंट की तरफ, इसीलिए मैं मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पे ज्यादा रिलाय नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने एक्सपर्ट को अपॉइंट करूंगा। अब यहाँ पर मेरा रिसोर्सेज के वक्त की बात बताने का मकसद क्या है? सपोज करें कि आपके पास वो एक्सपर्ट अवेलेबल ही नहीं है और ऑडिट करने जा रहे हैं पीएसओ का, क्या आप एज एन ऑडिटर उसका ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे? करोगे? करेंगे ही नहीं आप उसका ऑडिट एक्सेप्ट। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है सिस्टम्स लिमिटेड, आईटी का काम है इन लोगों का। मेरा आपसे सवाल है कि इनके पास बड़े बड़े डेटा सेंटर लगे हुए हैं, आईटी के सिस्टम्स लगे हुए हैं, आप इनका ऑडिट करने गए तो आपने इनके आईटी के कंट्रोल्स देखे, आपने इनके आईटी सिस्टम को समझ रहे हैं, आपकी टीम में कोई आईटी का बंदा ही नहीं, आपकी फर्म में कोई आईटी का बंदा नहीं है, तो क्या आपको इस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये मकसद है रिसोर्सेज का। एक और एग्जांपल, आप ऑडिट करने जा रहे हैं यूनिलेवर का, और यूनिलेवर के ऑडिट में आपको 15 बच्चों की जरूरत है, 15 टीम मेंबर्स की जरूरत है। आपकी फर्म में टोटल 10 बच्चे, क्या यूनिलेवर का ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे? आपके पास सफिशिएंट लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, क्या आप ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे? आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें आप काम कर सकते हैं, क्या आप ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे? सवाल ये उठा, रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होता। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? टीम मेंबर सफिशिएंट होने चाहिए। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, आपके पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए। अगर एक्सपर्ट की जरूरत है तो आप एक्सपर्ट को हायर कर सको। अगर ये सारी चीजें मौजूद होंगी तो आप ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, वरना आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? इसके बाद, रिसोर्सेज के बाद अगला मसला, रिस्क। इस ऑडिट में कितने तरह के रिस्क इन्वॉल्व, किस किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व? मिसाल के तौर पे, आपका क्लाइंट इंपोर्ट करता है, आपका क्लाइंट बाहर से चीजें इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, तो इस सूरत में किस चीज का रिस्क आएगा? फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क आएगा। आप इस चीज को कंसिडर करेंगे। सर, आपका क्लाइंट टैक्स पे करता होगा, तो टैक्सेशन शायद गलत पे कर दिया हो, टैक्स गलत रिकॉर्ड कर लिया हो, इस चीज का रिस्क आएगा। आपका क्लाइंट तो सर्विसिंग में डील करता है, तो शायद सर्विसेज गलत रिकॉर्ड कर ली हो। तो सवाल ये उठा कि एक्सेप्ट करते हुए आप इन सारे रिस्क को भी कंसीडर कर रहे हो।
अगला सवाल, रिस्क के ऊपर आपके पास एक पूरा स्टैंडर्ड है विच इज आइजा 315, जो हम देख रहे होंगे इसके बाद। रिस्क के बाद अगली चीज, सर आपने बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर दी, लैपटॉप भी ले आओ, सॉफ्टवेयर भी ले आओ, 15 बच्चे भी ले आओ, एक्सपर्ट को भी बुला लेंगे, फ्री में आएंगे ये सब लोग, पैसे लेंगे ना। तब सवाल ये उठा, आप इनको तो 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन बदले में आपको फीस मिल रही है 10 लाख रुपए, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? आप अच्छा, अज्यूम करें एक्सेप्ट कर लिया, ऑडिटर बन के बताइएगा क्या मसला है। ऑडिटर बन के जवाब दे मुझे, अगर आपने ऐसा क्लाइंट जिसकी फीस ओनली 1 करोड़ चाहिए, ऑफर कर रहा है सामने वाला 40 लाख, एक्सेप्ट कर लिया, क्या मसला है? स्ट्रिक्ट? और कोई ऐसी बात, अगर मैंने 1 करोड़ वाला क्लाइंट 40 लाख में एक्सेप्ट कर लिया, क्या मसला है? ऑडिटर की हैसियत से बताओ। आप वैसा ऑडिट ही परफॉर्म नहीं करोगे। अगर 1 करोड़ के काम को कोई आपको 40 लाख दे रहे हैं, आप वो काम करोगे? कर लोगे मजबूरन, लेकिन मजबूरन काम कैसा करोगे? गंदा। आप वो बोलेगा यार, वो इन्वेंट्री काउंट एक्सपर्ट को तो बुला लो अपने, बोलेगा एक्सपर्ट को कौन 10 लाख रुपए देगा, छोड़ो बस, जो मैनेजमेंट कह रही है सही कह रही है। मैनेजमेंट बोलेगी मतलब आप ऑडिट करने गए हो, आप फिगर्स पे काम करोगे, अचानक से पता चलेगा कि छुट्टी का टाइम हो गया, आप उठ के घर भाग जाओ, क्यों? पैसे कम मिल रहे हैं। तभी फीस को भी कंसीडर किया गया एक्सेप्ट करते हुए। जब भी आप किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, आप लाजमी एक कंसीडर करेंगे चीज, वो क्या है? फीस, कि इस क्लाइंट से आपको फीस कितनी मिल रही है। उसके बाद अगली चीज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ये चीज हमने आइजा 200 में भी देखी थी, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि क्या आप प्रोफेशनली इतने कॉम्पिटेंट हैं कि क्या आप इस क्लाइंट का ऑडिट परफॉर्म कर सकें। मैं मिसाल देता हूँ, एक तरफ अलहमद अकेडमी, आप ऑडिट कर सकते हैं इसका, कर सकते हैं ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन अगर मैं एक तरफ बात करूँ, हबीब बैंक लिमिटेड, इसका ऑडिट कर सकते हैं आप लोग? अभी नहीं कर सकते, आपको किसी सीनियर की जरूरत है, मैनेजर्स डायरेक्टर्स इस लेवल के बंदे चाहिए। कहानी समझ में आई? तो इसीलिए प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बंदों की आपको जरूरत है। अगर आपके पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट बंदे अवेलेबल नहीं है, या आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है, तो क्या आप ऐसा कोई क्लाइंट एक्सेप्ट करेंगे? आपको बैंकिंग का कोई तजर्बा नहीं है, तो क्या आप ऐसा क्लाइंट एक्सेप्ट करेंगे? आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का तजर्बा नहीं है, क्या आप ऐसा कोई क्लाइंट एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगली चीज मेरे पास है, रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट। आपने ये तो देख लिया कि वो क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आपने ये देख लिया कि वो क्लाइंट कहीं नॉन कंप्लाइंट तो नहीं है, लेकिन ये भी तो देखें कि मार्केट में उस क्लाइंट की इज्जत कितनी है। पता चले कि मार्केट में वो बदनाम है, तो अगर आप उसको ऑडिट करेंगे तो आप भी बदनाम ही हो जाएंगे। अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट का ऑडिट करेंगे जो कि मार्केट में बदनाम है फॉर एनी रीजन, मिसाल के तौर पे यार ये बंदा तो पेमेंट्स ही नहीं देता, तो आपके लिए क्या मसला है? आपको भी फीस पे ना करे। सर ये बंदा तो ऐसा है जो बदतमीजी बहुत करता है, तो आप क्या बोलोगे? यार ये ऑडिटर इनका है, इनकी भी ऐसी बदतमीजी होगी। तो ऐसे किसी बंदे के साथ आप अपने आप को एसोसिएट नहीं करेंगे जिसकी मार्केट में इज्जत वैसे ही खराब है। आप अपना नाम जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली आपकी भी इज्जत खराब होगी। अगली चीज जो आप कंसीडर करेंगे विच इज प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। बल्कि प्री कंडीशन से पहले एक चीज पढ़ते हैं, प्रोफेशनल क्लियरेंस। ये क्या होता है? इस पर हमारा थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अभी तक हमने जितनी बातें पढ़ी हैं तो एक जेनेरिक सी बातें थी, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं। प्रोफेशनल क्लियरेंस, प्रोफेशनल क्लियरेंस क्या होती है? ध्यान से समझिएगा आप सब। व्हाट इज प्रोफेशनल क्लियरेंस? सर एक कंपनी है, उसका नाम है
यूनिलीवर। यूनिलीवर सबने सुना है ना इसका नाम तो। यूनिलीवर एक कंपनी है, उसका ऑडिट करता था पहले फॉर एग्जांपल केपीएमजी, सही है। लेकिन अचानक अब यूनिलीवर ने कहा अब से मेरा ऑडिट यूनिलीवर का केपीएमजी नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा, फॉर एग्जांपल यूसुफ आदिल करेगा। ठीक है, हमारा ऑडिट कौन करेगा, हमने कहा अब से हमारा ऑडिट कौन करेगा, वाई करेगा, यूसुफ आदिल करेगा। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए जरा, जब यूसुफ आदिल ऑडिट करने के लिए आ रहा है, मैं ये सारी बातें सोच चुका हूँ, अब एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ, यूसुफ आदिल एक्सेप्ट कर रहा है। यूसुफ आदिल क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसको मैं एक नाम दे सकता हूँ, इनकमिंग ऑडिटर कह सकता हूँ, कोई एतराज तो नहीं है। और केपीएमजी जो जा रहा है उसको मैं आउटगोइंग ऑडिटर कह सकता हूँ। सही, कैसे नाम है, इनकमिंग ऑडिटर और आउटगोइंग ऑडिटर। इनकमिंग ऑडिटर कौन है, वो जो आ रहा है, आउटगोइंग ऑडिटर वो जो जा रहा है। अब जरा समझिएगा, जब यूसुफ आदिल एक्सेप्टेंस के वक्त ये सारी चीजें देख चुका है, तो आखिर में वो एक काम ना कर लेगा, बोलेगा यार मैंने तो अपनी तरफ से सब देख लिया। लेकिन वो बंदा जो कि पिछले 5 सालों से इस कंपनी को ऑडिट कर रहा है, मेरा ही भाई है ना वो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा ही कोई भाई होगा, कोई कजन होगा, किसी दोस्त का रिश्तेदार, ऐसे ही कुछ होगा, सारे एक ही फील्ड के लोग हैं। तो मैं ऐसा ना करूँ कि मैं केपीएमजी वाले से पूछ लूँ कि यार ये कंपनी का ऑडिट सही है ना, कर लूँ, कोई मसला वसला तो नहीं है। लॉजिकली कनेक्ट हो रही चीज। यूसुफ आदिल बहैसियत इनकमिंग ऑडिटर क्या आउटगोइंग ऑडिटर को फोन करके पूछ सकता है कि मैं इस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर लूं, कोई इशू तो राइज नहीं हो रहा। और सामने से केपीएमजी बता देगा कि नहीं यार इस कंपनी में तो फ्रॉड पकड़ा गया था, मैं खुद इसीलिए भाग रहा हूँ। या शायद वो ये बोले यार मेरा कुछ कॉम्पिटेंसी का मसला आ रहा है, मेरी इंडिपेंडेंस का मसला आ रहा है, मैं इसीलिए जा रहा हूँ, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, तुम कर लेना इसका ऑडिट। दोनों रीजन हो सकते हैं ना। तो क्या मैं पूछ लूं केपीएमजी से, बिल्कुल पूछ लें। इस पूछने को प्रोफेशनल जुबान में क्या नाम देते हैं, प्रोफेशनल क्लियरेंस। तो यूसुफ आदिल एज एन इनकमिंग ऑडिटर एक अदर प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजेगा, किसको, किसको भेजेगा, जब हम प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजने लगेंगे ना केपीएमजी को, तो इसमें कुछ चीजों का ख्याल रखिएगा। कभी भी आप प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं भेज सकते, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन किसकी मांग रहे हैं, मालूमात किसकी मांग रहे हैं, कंपनी की, अपने क्लाइंट की। क्या वो क्लाइंट आ गया, मैंने कहानी क्यों सुनाई थी शुरू से कि अभी वो आपका क्लाइंट बना नहीं है। तो ये जो प्रोफेशनल क्लियरेंस वाला काम है, ये किस किस ने किया होगा, यूसुफ आदिल ने भी किया होगा, पीडब्ल्यूसी ने भी किया होगा, ईवाई ने भी, बीडीओ ने भी, सबने किया होगा। क्या सब ये काम धड़धड़ करना शुरू कर दें, पूरी दुनिया मिलकर यूनिलीवर की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना शुरू कर दे, क्या ऐसा हो सकता है। तभी मैंने शुरू से कहानी सुनाई, मैं डायरेक्ट ये बात करता, आप लोग बोलते सर क्या मसला है, क्यों नहीं कर सकते। तो ये प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजने से पहले आपको इजाजत लेनी है, किसकी, यूनिलीवर से। आप यूनिलीवर से पहले क्या लेंगे, इजाजत। नंबर 1, ऑब्टेन परमिशन। आप यूनिलीवर से लेंगे परमिशन के भाइयों, मैं जो हूँ आपके प्रीवियस ऑडिटर को, आउटगोइंग ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे आयजा कहता है, तो क्या भेज लूँ, कोई मसला तो नहीं है। यूनिलीवर क्या जवाब देगा, या दोनों ऑप्शन रखने, हमने ये नहीं कहना भेज दो, वो कहते नहीं भेज रहा, नहीं भेजने दे रहा आपको। अगर वो कहता है भेज दो, तो मैं बात करता हूँ क्या होगा। अगर वो कहता है भेज दो, आप कहेंगे ठीक है, आप प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर लिखेंगे कि मुझे इस कंपनी के बारे में बता दो, और अपने भाई को भेज देंगे। केपीएमजी वाला आपको जवाब दे देगा, वो आपको जवाब देगा सब कुछ ठीक है, कर लो इसका ऑडिट, एंड सो ऑन, हंसी खुशी आपका ऑडिट शुरू हो जाएगा। ये तो थी एक हैप्पी एंडिंग, सही है, बहुत अच्छा काम हो गया। लेकिन जरा 2 मिनट के लिए सोचो, अगर यूनिलीवर ने मना कर दिया, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं केपीएमजी से बात बात कर, हमने उससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए, हमने उसको आउट कर दिया जाएगा, अब क्या करेंगे, क्यों भाई, कुछ तो गड़बड़ है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म।
आप ये बोलोगे अरे यार कोई बात नहीं, तुम्हारी लड़ाई हो गई उससे, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आप क्या बोलोगे, कुछ तो गड़बड़ है जो ये मुझे उसका ऑडिट नहीं कर, जो मुझे मुझे उससे बात नहीं करने दे रहा, क्योंकि शायद मैं उससे बात करूं और वो मुझे कोई अंदर की बात बता दे, यूनिलेवर इसलिए डर रहा है मुझसे बात करने से। कहानी समझ में? बताऊंगा अभी क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अभी मैं इनकमिंग की बात कर रहा हूँ, फिर मैं आउटगोइंग पे जाऊंगा, केपीएमजी जवाब देते हुए क्या क्या चीजें सोचेगा। ठीक है, अभी मैं इनकमिंग की बात कर रहा हूँ। तो अगर यूनिलेवर ने मना कर दिया, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूं, अगर आपने परमिशन ली, यूनिलेवर ने यस ओके कर दिया, अच्छी बात है। अगर यूनिलेवर ने नो कर दिया, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, आप डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है। अगर वो रीजन कोई वैलिड देते हैं, अब अगेन वैलिड रीजन प्रोफेशनल जजमेंट है, शायद वो कोई ऐसी बात करें कि आपको लगे हाँ यार केपीएमजी से बात करना मुनासिब नहीं है, तो आप किसी और तरीके से उनके ऊपर काम कर लेंगे, यार एक तरीका नहीं चल रहा, बाकी के तरीके तो चल रहा है ना, उनसे काम कर लो। लेकिन अगर वो इनवैलिड बात करते हैं, यार नहीं यार बस वो केपीएमजी जो है ना, वो हमारी लड़ाई हो गई है, वो ना चाय बहुत पीते हैं, वो ना ये बहुत करते हैं, वो बहुत करते हैं, वो उल्टे सीधे रीजन देना शुरू करे, तो यहाँ पर आपके जहन में क्या बात आएगी, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये सीधी तरह से बात नहीं कर रहे। तो इस सूरत में आप एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकते हैं, आप एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकते हैं आफ्टर इवेल्युएटिंग। आप पहले इवेल्युएट करेंगे कि क्या रीजंस जस्टिफाइड है, वैलिड है। अगर रीजंस इनवैलिड है, अनजस्टिफाइड है, तो इस सूरत में आप मना कर देंगे। इफ तो आप क्या कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे, आप मना कर देंगे कि नहीं भाई, मैं तुम्हारी एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि तुम मुझे अपने प्रीवियस ऑडिटर से अभी बात नहीं करने दे रहे, बाद में तुम्हारे पास कोई चीज निकाल के लाऊंगा तुम उसको ही मना कर दोगे, शायद तुम मुझे आगे जाकर अभी मना कर रहे हो, ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया तो पता नहीं किन किन जगहों पर घुसने से मना करोगे, काम करने से मना करोगे। तो अगर आपको पता चल रहा है अभी से कि ये यूनिलीवर तो ऐसा बंदा है जो कि मुझे काम ही नहीं करने दे रहा, तो क्या आप ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट करोगे, नहीं करेंगे। सर अगर यूनिलीवर ने, अगर आपने परमिशन मांगी और यूनिलीवर ने आपको अलाउ कर दिया, अलाउ नहीं किया, दोनों बातें हमने देखी, नहीं के केस में आप ये वाली चीजें कर लेंगे। अगर अलाउ कर दिया, अगर अलाउ कर दिया तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपको सामने से जवाब आएगा या जवाब, जवाब आएगा या जवाब, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। आंसर ऑब्टेन, या रिप्लाई रिसीव होगा या रिप्लाई रिसीव, रिप्लाई नॉट रिसीव, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर रिप्लाई रिसीव हो गया तो सर ये तो इससे अच्छी बात ही क्या है, तो वो जो जवाब देगा, वो जो कहेगा कि यार बहुत अच्छा क्लाइंट है, सब अच्छा करता है, सब कुछ ठीक है, कर लो इसका ऑडिट, तो हम उन चीजों की बुनियाद पर अपना डिसीजन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई मसला नहीं है और कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो जवाब नहीं देता, इस सूरत में मैं क्या करूँ, इस सूरत में सर आप उसको किसी और तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, लाइक लेटर का जवाब नहीं दे रहा, आप उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेंगे, मैं एक जनरल बातें कर रहा हूँ, आप किसी और मीन से उनको तलाश करने की कोशिश करेंगे, शायद लेटर ना पहुंचा हो, कोई भी रीजन, इजाजत तो मिल गई ना यूनिलीवर से, तो आप उनसे पूछ लेंगे यार क्या मसला है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। अगर कांटेक्ट नहीं हो पाता तो सिंपल बात है, आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप ये बोलेंगे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देखो प्रोफेशनल जजमेंट है, कोई किताबी बात नहीं है, यहाँ पर सोच के बताएं। अगर आपको केपीएमजी जवाब नहीं दे रहा तो क्या करोगे, क्या करेंगे, सही है, और यूनिलीवर को एक्सेप्ट नहीं करोगे या करोगे, करेंगे, आप दूसरे तरीके से ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे, आप किसी और तरीके से उनके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, आप इस प्रोसीजर को छोड़ देंगे, सिंपली काम, आप बाकी के प्रोसीजर को वेरीफाई कर लेंगे। यहां तक समझ में आया सब कुछ। अब मैं आता हूं आउटगोइंग के ऊपर, केपीएमजी क्या करेगी, क्योंकि सोचो सर, जो कभी केपीएमजी थी वो आज यूसुफ आदिल है, तो शायद कभी यूसुफ आदिल छोड़ के जा रही हो, पीडब्ल्यू से आ रही हो, तो हम आज इनकमिंग है, कभी ना कभी आउटगोइंग भी
बन सकते हैं, तो आए आउटगोइंग बन के सोचते हैं कि आउटगोइंग ऑडिटर क्या क्या काम कर रहा होगा। आउटगोइंग ऑडिटर के पास सबसे पहले क्या रिसीव होगा? एक प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर रिसीव होगा, ठीक है। अब उसको सबसे पहला काम क्या करना है? उसको सबसे पहले जवाब देने से पहले इजाजत देनी। किससे? क्लाइंट से। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मुझे क्या पता, आप सबने मुझे लेटर तो भेज दिया, हाउ वुड आई नो कि आपने इजाजत लेकर भेजा या ऐसे ही भेज दिया? मैं उठाकर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बताना शुरू कर दूं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बताना शुरू कर दूं? मैं पहले इजाजत लूंगा कि मुझसे दिया ने पूछा है आपके बारे में, मैं बता दूं उन्हें या नहीं बताऊं? मुझसे इर्तिजा ने पूछा है मैं आपके बारे में उन्हें बताऊं या नहीं बताऊं? अब जरा सोचना, यहाँ पर एक लूप होल है क्लाइंट के पास। क्या है वो लूप होल? यूसुफ आदिल को इजाजत दे दी, भेज दो लेटर, लेकिन केपीएमजी को मना करता है, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। सोचो, क्लाइंट है, होशियार कितना है। आपने जब परमिशन ऑब्टेन करी यूनिलीवर से, तो यूनिलीवर ने कहा कि यस रिप्लाई कर दो, नो रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। अगर उसने कहा नहीं नहीं रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? आप रिप्लाई नहीं करेंगे, आप रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे, लॉजिकली समझ रहे हैं इस बात को, तो मैं क्या समझ रहा हूँ? यारी केपीएम जबला कितना बदतमीज आदमी, इसने रिप्लाई नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं है बैक एंड पे क्या होशियारी चल रही है। तो तभी यहाँ पर ऑडिट ने एक बड़ी अच्छी बात कही। स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपको आपका क्लाइंट मना करता है एज एन आउटगोइंग ऑडिटर कि आप रिप्लाई ना करें प्रोफेशनल क्लियरेंस का, तो आप पता है रिप्लाई में क्या लिखेंगे? आप उसको ये बोलेंगे कि मुझे क्लाइंट ने आपके बारे में कुछ भी बोलने से मना किया। वो वाली इसकी एग्जाम्पल तो बहुत अच्छी। पूछने आते हैं अबू घर पे हैं? नहीं, अबू कह रहे हैं कि अबू घर पे। ये इसकी एग्जाम्पल। तो केपीएमजी क्या जवाब देगा? कि यूनिलीवर कह रहे हैं कि इनको इंफॉर्मेशन मत देना। अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। तो आप यहां पर केपीएमजी क्या करेगी? बता देगी कि यूनिलीवर हैज नॉट अलाउड। और जैसे यूसुफ आदिल के पास ये रिप्लाई पहुंचा, फौरन से यूनिलीवर को बोलेगी अच्छा होशियारी, मुझे कह रहे हो कि भेज दो, उससे मना कर रहे हो, बेटा तुम हमें जानते नहीं हो। तो यहाँ पर फिर आपको इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो जाएगा मैनेजमेंट के। जब भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए कि मैनेजमेंट दो नंबर है, मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर सकती, तो हम अल्टीमेटली एंगेजमेंट को रिजेक्ट कर देंगे इवेल्युएट करने के बाद। बात समझ में आई? अब अगर आपको यूनिलीवर इजाजत दे दे कि रिप्लाई कर दो, तो अगर आपको यूनिलीवर इजाजत दे दे तो सिंपली है कि आप उनको सही सही सारी सारी बातें बता देंगे। मैनेजमेंट। तभी तो बात है, शेयर होल्डर कैसे इजाजत दे सकते? शेयर होल्डर तो है ही नहीं ना वहां पे मौजूद, मैनेजमेंट है ना कंपनी के अंदर। तो शेयर होल्डर तो सिर्फ आएंगे ये बताने के लिए कि ये पांच मेरे सामने ऑडिटर बैठे हुए हैं, इन पांच में से किसको सिलेक्ट करना है, बोलेंगे इनको कर दो, बात खत्म। तो आप उनको अप्रोप्रिएटली रिप्लाई कर देंगे, जो भी सही सही सारी बातें वो उनको आप बता देंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? से अब आप कोई सवाल था पूछ, क्योंकि हमने इनकमिंग आउटगोइंग दोनों पढ़ी। केपीएमजी अपने क्लाइंट के बारे में कुछ गलत क्यों बोलेगी? इसका जवाब आपको मिलेगा सबसे पहले, जहां हमने सबसे पहली चीज पढ़ी ना, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले मैंने एक बात बताई, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। ऐसे तो सवाल ये भी होता है कि एक बंदे से हम 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं ऑडिट करने के, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर आपका ओपिनियन जो है वो हम मॉडिफाइड दे रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बनी। एक बंदे से पैसे लेकर उसे गलत बोल सकते हो? सबसे बड़ा मसला तो यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए लॉ ने आपको, या लॉ बोले ऑडिट बोले, सब ने एथिकली आपसे सबसे पहले रिक्वायरमेंट करी कि आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आप ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, आपको 4 करोड़ मिल रहे हैं, मिलना बंद हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपने क्या होना है? इंडिपेंडेंट। आपने क्या होना है? ऑब्जेक्टिव।
यही रिक्वायरमेंट है केपीएमजी के ऊपर भी। तो केपीएमजी जब जवाब दे रही होगी तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमने कोड ऑफ एथिक्स घोल के पिलाया है। कोड ऑफ एथिक्स की एक इतनी मोटी किताब है, उसमें एक एक सिनेरियो डिस्कस हुआ है कि आपने एथिकली किन किन चीजों से होके गुजरना है। आप भी पढ़े, पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़ेंगे उसके बारे में। तो उसके अंदर ये सारी बातें इसीलिए बताई गई हैं कि ये वाली बात ना आए बात में, कि केपीएमजी जवाब देते हुए ये नहीं सोचे यार अपना ही बंदा है, हम क्यों इनके बारे में गलत बात करें। उस वक्त वो आपका बंदा नहीं है, वो आपका एक क्लाइंट है, और वो दूसरे बंदे के लिए भी एक क्लाइंट है। तो आपने जितना भी जवाब देना है, जो भी लिखना है, सोच समझ के लिखना है। कुछ झूठ मत लिखिएगा, कुछ पर्सनल अपना निकालने की कोशिश मत कीजिएगा कि यार इसने मेरे साथ गलत किया था, मैं इसके बारे में झूठ झूठ बता दूं। सच बताइएगा, सही सही बताइएगा, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, और इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। प्रोफेशनल क्लियरेंस में कोई सवाल नहीं। नहीं, बस आपने परमिशन इतनी लेनी है यूनिवर्स से कि क्या मैं यूसुफ आदिल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। ये नहीं पूछना ये कर दो वो कर दो। अगर आपको, अगर बोलो इसके साथ यूनिलीवर बोल दे कि यार इनको हमारे उस फ्रॉड के बारे में नहीं बताना, तो आप आखिर में एक लाइन डाल देना अपने लेटर के अंदर कि इन्होंने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन बताने से मना किया है। प्रोफेशनल जजमेंट, ये कहीं नहीं लिखा लॉ, ऑडिट के अंदर ये लॉ है, ये स्पेसिफिक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जजमेंट ये कह रही है, सिनेरियो ये कह रहा है पूरा। मेरी बात समझ में आई? और कोई सवाल, कुछ भी? ऑडिट है, ऐसे ही चलेगा डिस्कशन से। ये किताब से पढ़ने वाली चीज बाद में, पहले डिस्कशन। कोई भी सवाल? नहीं। प्रोफेशनल क्लियरेंस के बाद, प्रोफेशनल क्लियरेंस के बाद मेरे पास एक चीज आती है, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। क्या आती है? प्री कंडीशंस। ऑडिट के लिए प्री कंडीशंस मौजूद हैं या नहीं है? अब अगेन इसको मैं नीचे डिस्क्राइब करूंगा, इस पर नीचे बात होगी पूरी। डिस्क्राइब बिलो। क्या है प्री कंडीशंस ऑडिट की? ऑडिट की प्री कंडीशंस क्या है? जब मैंने बात करी ना ऑडिट की प्री कंडीशंस की, ऑडिट की प्री कंडीशंस में दो बातें आती हैं। वो दो बातें क्या हैं? पहली बात कि आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, याद है ऐसा कुछ था? एएफआरएफ नाम की कुछ चीज पढ़ी थी हमने? नहीं पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी? मैं बताता हूँ क्या था एएफआरएफ। आईएफआरएस याद है? आईएफआरएस याद है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्री कंडीशंस की कि आपका ये जो आईएफआरएस है ना, ये जो आपका आईएफआरएस है, ये क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सही है। दूसरी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। अगर ये दो चीजें, अगर ये दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो इसका मतलब ऑडिट की प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। व्हाट इज मीन बाय प्री कंडीशंस? प्री कंडीशंस का मतलब क्या है? ऑडिट शुरू करने से पहले कुछ चीजों का होना जरूरी है। वो कुछ चीजें क्या होनी चाहिए? मेरी जिम्मेदारियां? नहीं नहीं, वो तो मैं पूरी करूंगा। किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। दूसरी चीज, जिस बुनियाद पर आप ऑडिट कर रहे हैं वही आईएफआरएस, अगर वो बुनियाद एक्सेप्टेबल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है, तो क्या आप उस कंपनी का ऑडिट करेंगे? व्हाट डू आई मीन कि आईएफआरएस आपका एक्सेप्टेबल नहीं है? इस बारे में बात करते हैं। पहली क्लास में मैंने एक बात की थी, इफ यू रिमेंबर। आपको अप्रोच किया बैंक ने, हबीब बैंक, कि मेरे पास यूनिलीवर आया है लोन मांगने के लिए। सही है? तो आपको बैंक ने बोला
यूनिलीवर का ऑडिट करो, लेकिन आईएफआरएस के हिसाब से मत करना, बल्कि कैश बेसिस अकाउंटिंग के हिसाब से करना। कैश बेसिस अकाउंटिंग हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन पता तो है ना कि कैश का हिसाब किताब होता है। क्यों कहा सर हबीब बैंक ने ऐसा? हबीब बैंक ने ऐसा इस वजह से बोला क्योंकि हबीब बैंक को ये पता ही नहीं करना उसका अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज कर रहा है। हबीब बैंक को तो ये पता करना है कि क्या ये मुझे टाइम पर सूद देगा या नहीं देगा। हबीब बैंक को तो ये पता करना है कि क्या ये मेरी लोन की रीपेमेंट टाइम पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो हबीब बैंक ने यूसुफ आदिल को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि जाकर इनको ऑडिट करो कैश बेसिस अकाउंटिंग पर। सही है। यूनिलीवर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया आईएफआरएस के हिसाब से। क्या यहाँ पर आईएफआरएस आपका एक्सेप्टेबल है? क्या आपको ऑडिट आईएफआरएस के हिसाब से करना है? यहाँ पर तो आपकी रिक्वायरमेंट कैश बेसिस की है। एक और एग्जांपल, यूनिलीवर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि बाहर भी है। यहाँ पर इसकी सब्सिडरी खुली हुई है, पाकिस्तान में इसकी पेरेंट कंपनी है। पेरेंट सब्सिडी का पता है ना थोड़ा सा? पेरेंट कंपनी को आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल उठाकर भेजनी होती है, ठीक है? उनको किस हिसाब से भेजनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अपने रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से या उनके रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से? ताकि वो क्या करें, उसको कंसोलिडेट कर सकें। ये अच्छा है, कंसोलिडेट पढ़ी, कंसोलिडेशन पढ़ेगा हम सबको, ताकि हम क्या कर सकें उसको। अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस गैप के हिसाब से बनी है, यूएस गैप एक अलग फ्रेमवर्क है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनी हुई है, क्या इन दोनों को कंसोलिडेट कर सकता हूँ? कंसोलिडेशन की सबसे पहली शर्त क्या है कि बेस क्या होनी चाहिए, और फिर आप उनको उठाकर कंसोलिडेट। तो इस सूरत में यूनिलीवर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, एक आईएफआरएस के हिसाब से जो पाकिस्तान में सबमिट करेगा, और एक यूएस गैप के हिसाब से जो किसको देगा, अपनी पेरेंट कंपनी को। तो वो जो यूएस गैप के हिसाब से उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, वो बोले यार ये आईएफआरएस वाली है, इसी को कर दो ऑडिट। क्या आप उसका ऑडिट यूएस गैप वाली के हिसाब से एक्सेप्टेबल है? दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कि क्या आपका फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। तभी मैंने एक अल्फाज लिखा था, मैं दोबारा लिख रहा हूं, मैंने मिटा दिया था वो, AFRF। इसका मतलब है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो एप्लीकेबल आईएफआरएस एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है, लेकिन जब मैंने लफ्ज लिखा एएफआरएफ तो इसके अंदर सारे फ्रेमवर्क्स कवर हो गए, यूएस गैप, यूके गैप, आईएफआरएस, कैश बेस्ड अकाउंटिंग, दुनिया में जितने भी फ्रेमवर्क्स। तो आप, क्योंकि ऑडिट अलग अलग नहीं है हर मुल्क का, ऑडिट एक ही है, ऑडिट एक ही है। तो जब ऑडिट एक है तो अगर मैं आईएफआरएस बोल दूं तो मसला, मैं यूएस गैप बोल दूं तो मसला। तो मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया विच इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उस ऑडिट के लिए जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, क्या वो एक्सेप्टेबल है, या पता चले वो आईएफआरएस का इस्तेमाल करे कि आईएफआरएस यहाँ पर एप्लीकेबल था, यहाँ पर तो कैश बेसिस अकाउंटिंग था। यूनिलीवर पेरेंट को भेज रहा है तो कौन सा एप्लीकेबल है, यूएस गैप। यूनिलीवर मुझे आईएफआरएस वाली का कर दो यार, खैर है एफएस तो है ना, तो क्या मुझे ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्री कंडीशंस में, प्री कंडीशन समझ में आई दोनों, कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब मैं जब भी ये बात करूंगा ना, तो मैं यहाँ पर आईएफआरएस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि एएफआरएफ का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। एएफआरएफ समझ चुके हैं हम लोग। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अब जरा समझिएगा, दोनों में से कोई भी प्री कंडीशन एग्जिस्ट ना करे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां, अगर मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट पूरी नहीं कर रहे, तो इस सूरत में आप क्या जवाब देंगे? इस सूरत में आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट, आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से साफ साफ इनकार कर देंगे, आप मना कर देंगे कि भाई मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर, जरा समझिएगा आप जरा ध्यान से, क्यों मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट में क्यों मना कर दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट में क्या बातें आती हैं? सब एक एक बताएंगे। इम्प्लीमेंट कंट्रोल हो गया, और कोई?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। क्या करना? नहीं नहीं नहीं, सोचें। अहम काम वो भूल जाते हैं आप लोग। आसान मुश्किल बातें बता देते हैं, आसान बातें भूल जाते हैं। इन्फॉर्मेशन सारी देना ऑडिटर को। ये तीनों ऐसी चीजें हैं, अगर इनमें से एक भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ऑडिट मुमकिन ही नहीं है। ऑडिट मुमकिन ही नहीं है। तभी स्टैंडर्ड ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि देखो अगर इन तीन में से कोई चीज ना मिले ना, मतलब मैनेजमेंट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, तो आप अल्टीमेटली एक्सेप्ट ही नहीं कर। क्लियर है यहाँ तक बात? लेकिन अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं, इस सूरत में क्या है? सही है, नहीं कर रहे। और नहीं कर रहे इसका रीजन देते हैं, वो सुनिएगा जरा ध्यान से। वो नहीं कर रहे और साथ में कहते हैं देखो ये मेरा फैसला नहीं है, ये ऊपर वालों का फैसला है। मतलब लॉ ने कह दिया। आप कह रहे हो नहीं नहीं ये आईएफआरएस ठीक नहीं है, ऊपर से लॉ का फोन आता है कि भाई ये जैसे बोल रहे हैं वैसे कर लो, ऐसे ही करना है, यही सही है, हमें ऐसे ही चाहिए। तो आप इस सूरत में करेंगे ऑडिट? क्योंकि आपने शायद एक जुमला कहीं सुना होगा कि लॉ शेल प्रिवेल। लॉ हमेशा, अगर लॉ कहीं बीच में आ जाए ना, तो आईएफआरएस भी साइड हो जाएगा, एएफआरएफ हो, अकाउंटिंग, यूएस गैप, सब साइड हो जाएगा। आप किसकी बात मानोगे? लॉ की बात मानोगे। तो अगर यहाँ पर लॉ कह दे कि ऐसे ही करना है, तो फिर आप अपनी चूंचा करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन आप कौन है? ऑडिटर। तो ऑडिटर होने की हैसियत से आपकी ईगो हर्ट हो गई। आपकी ईगो हर्ट हो गई, ये इसी तरह समझिए चीज। ईगो हर्ट हो गई, अभी जो ईगो हर्ट हुई है ना आपकी, ये नजर आनी चाहिए चीज। ये ईगो हर्ट नजर आनी चाहिए। अगर अगर मेरा एएफआरएफ इज नॉट एक्सेप्टेबल, अगर मेरा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस सूरत में मैं क्या करूंगा? सर इस सूरत में आप एक सिंपल सा काम करेंगे। आप मैनेजमेंट से कहेंगे कि भाई बात सुनो मेरी, आप मुझसे जो काम करवाना चाह रहे हैं ना, ये काम मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन लॉ का फोन आ गया कि काम करना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर लॉ ने कह दिया कि ये काम करना है, तो फिर तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर क्या है? नाराज है। आप यहाँ पर नाराज है। तो आपकी नाराजगी जो है ना वो नजर आएगी। कहाँ पर नजर आएगी? हर जगह पे नजर आएगी। आप कहेंगे ठीक है मैं ऑडिट कर देता हूँ, लेकिन मैंने पहली क्लास में एक बात कही थी कि आप अपनी रिपोर्ट में एक लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन से लफ्ज? आप नहीं बोलेंगे कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड। क्यों नहीं करोगे? लॉ ने आकर बोले ये क्या मजाक है, क्यों नहीं लिख रहे तुम ट्रू एंड फेयर व्यू? बोलेगा भाई बात सुनो, तुम्हारे कहने पे ऑडिट कर रहा हूँ, शुक्र अदा करो। ये ट्रू एंड फेयर व्यू की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मुझे तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू लगता ही नहीं। ऑडिट इज प्योर लॉजिकल, याद करने की जरूरत। ट्रू एंड फेयर व्यू के अल्फाज आप अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, और ये बात आप एंगेजमेंट लेटर में कम्युनिकेट कर दोगे। आप बोलोगे कि भाई मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना कि मैं अपनी रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर व्यू का लफ्ज डालूंगा। बोलेंगे यार ये गलत बात है, तुमने एमसीबी की रिपोर्ट में डाला, तुमने यूनिलीवर की रिपोर्ट में डाला, सॉरी केपीएमजी ने हर तरह की रिपोर्ट में डाला, लेकिन आप हमारी यूनिलीवर की रिपोर्ट में डाल रहे हैं, ऐसा क्यों? बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल। यहाँ पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं। नहीं, ऑडिट का पर्पस नहीं। अगेन इसके लिए पहली क्लास एक बार लेनी पड़ेगी, तो आपको ये चीज समझ में आएगी, हमने डिस्कस की थी। देयर आर टू थिंग्स, एक होती है ट्रू एंड फेयर व्यू, और एक होता है आपके पास के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनी। ठीक है? आपका ये कहना है कि वो जो आईएफआरएस है या वो यूएस गैप है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सही है, ये अलग बात है। दूसरी बात ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो जो भी फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से बने हुए हैं या नहीं बने हुए, दो अलग अलग बातें हैं ना ये।
तो आप ये तो बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके हिसाब से बने हुए हैं, लेकिन आप दूसरा जुमला नहीं बोलेंगे कि ये जो फ्रेमवर्क है ये एक्सेप्टेबल है या ट्रू एंड फेयर व्यू तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कहते हैं फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हुए हैं। यहाँ पर आधा काम तो हो रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हो मुझे यहाँ आईएफआरएस मुनासिब नहीं लग रहा कुछ। समझ में? एक और एग्जांपल दो इसकी। एक पेंटिंग है, मैंने वो लाकर इस कमरे में लगा दी, लेकिन वो पेंटिंग यहाँ अच्छी नहीं लग रही। पेंटिंग यहाँ अच्छी नहीं लग रही, ये एक बात है, लेकिन वो पेंटिंग जब मैंने लटकाई तो उसको सीधा करना एक अलग बात है। बात समझ में आई? मैंने पेंटिंग लगाई और मैंने पूछा सीधी है, उसने बोला हाँ सीधी है। उसने कहा यहाँ सही लग रही है ना? नहीं, सही नहीं लग रही ना। सीधी है, हाँ सीधी तो है, लेकिन इस कमरे में सही नहीं लगी। उसने कहा कहाँ लगा? उसने कहा सामने वाले रूम में लगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने वहां उतार के लगाई। उसने पूछा सीधी है? हाँ सीधी है। सही लग रही है? उसने बोला सही लग रही है। कहानी समझ में आई? रिलेट हो पा रही है चीजें? तो अगर आपको पता चला एएफआरएस एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं अपनी रिपोर्ट में लफ्ज इंक्लूड नहीं करूंगा? कौन सा? ट्रू एंड फेयर भी इंक्लूड नहीं करूंगा। और इसके अलावा मैं एक और चीज इंक्लूड करूंगा अपनी रिपोर्ट के अंदर, जो आगे जाकर हम लोग रिपोर्टिंग के सेक्शन में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ अभी नाम लिख रहा हूं और आगे हाईलाइट करूंगा। ईओएमपी। ईओएमपी ये रिपोर्ट के अंदर एक सेक्शन आता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। आसान लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो इसमें आप वो बातें करते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम होती है, जो आपके लिए कुछ अहम बातें होती हैं। आप यहाँ पर वो बात अलग से हाईलाइट कर देंगे कि मुझे इस कंपनी का रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने इसके बावजूद इसका ऑडिट किया। क्यों? क्योंकि मुझे लॉ ने बोला। तो ये आपको गुस्सा नजर आ रहा है? रीजनेबल अश्योरेंस ही देंगे, क्योंकि मैंने दो बातें बताई आपको। एक, एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बनी है, आप कहेंगे हाँ बनी है। दूसरा सवाल, क्या आईएफआरएस एक्सेप्टेबल है? नहीं, आईएफआरएस एक्सेप्टेबल नहीं। तो एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बनी है, आप कहेंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मैं कह रहा हूं सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरी बात नहीं बोलेंगे आप कि दीज आईएफआरएस आर एक्सेप्टेबल, जो कि आप कहते हैं ना ट्रू एंड फेयर व्यू। उसका मतलब यही होता है कि ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, सही है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ सही दिखाई गया है। रीजनेबल अश्योरेंस तो देखिए एक अश्योरेंस है, आप एक बात वो कर रहे हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन ये इसके अंदर कवर हो रही होती है बात। नहीं समझ में? क्लियर नहीं हुई चीज? क्या बात क्लियर नहीं हो पा रही यहाँ पर? क्या बात समझ नहीं आई यहाँ पर? क्या चीज क्लियर नहीं हुई? सही है, बिल्कुल। मैं समझा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के बराबर है या नहीं? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो किताब है आईएफआरएस, इसके हिसाब से बने हैं या नहीं बने, इस पर आप क्या देंगे? रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, जो भी एश्योरेंस आप दे रहे होंगे। एश्योरेंस दे देंगे आप इसके ऊपर? और कौन सी एश्योरेंस दे रहे होते हैं नॉर्मली? तो रीजनेबल एश्योरेंस में मैंने क्या बात कही कि क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनी हुई है या? आपने कहा सर बनी हुई है, बिल्कुल ठीक था, सही। दूसरा सवाल हुआ आपसे, वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि क्या, अच्छा एक और बात करूंगा मैं यहाँ पर ऐड। आप यहाँ पर ये भी बोल देंगे कि अगर सब कुछ ठीक होता है, अगर सब कुछ ठीक होता है तो हम एक जुमला कहते हैं विच इज अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ये जुमला याद है? याद है? क्या चीज? पूरा जुमला नहीं याद? दोबारा पढ़िएगा एक बार, रीड करिएगा तो याद आएगा। अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देता हूं मैं। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं कि क्या ये आईएफआरएस
एक काम वो है जो आपको सर मुनीर ने दिया कि ये सवाल है, इसका जवाब लिखकर आना है, दैट्स इट। आप वो जवाब लिखकर आ गए, अश्योरेंस रीजनेबल ऑब्टेन हो गई, आपने कहा अनमॉडिफाइड ओपिनियन, बात खत्म। दूसरा सवाल, क्या आपको ये जवाब लिखना रीजनेबल सही लग रहा है, आपको एक्सेप्टेबल है? तो आपने जवाब दिया नहीं सर, हमारा तो कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें तो नहीं दिल चाह रहा सवाल का जवाब देने का। इस सूरत में आप सवाल तो लिख कर लाए, लेकिन क्या आपको मुनासिब लग रहा है? इस सूरत में आप अपनी रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर व्यू का लफ्ज इंक्लूड, डिड नॉट इंक्लूड ट्रू एंड। अब मैं कंक्लूड करता हूं इस बात को। ट्रू एंड फेयर व्यू का ताल्लुक है सिर्फ रिपोर्ट के साथ, कि क्या मैं अपनी रिपोर्ट में लफ्ज लिख रहा हूँ ट्रू एंड फेयर व्यू। और मैंने पहले दिन कहा था कि ट्रू एंड फेयर व्यू एक लफ्ज नहीं है, ये एक ऑडिटर का जवाब है कि मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ सही नहीं है, बल्कि सही होने के साथ साथ मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही रिप्रेजेंट कर रही है कंपनी को। लेकिन जब मैंने लफ्ज इंक्लूड नहीं किया अपनी रिपोर्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी भी सही है, लेकिन कंपनी की पोजीशन को सही से रिप्रेजेंट, मुझे लगता है कि अगर कैश बेसिस पे बनाते तो बहुत अच्छा होता, मुझे लग रहा है कि यूएस गैप पर बनाते तो ज्यादा अच्छा होता। ये ऑडिटर की अपना ओपिनियन है, तो बात समझ में आई? तो ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू का इस्तेमाल सिर्फ तब करेगा जब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल हो। यहां तक बात क्लियर है? आप लोग अगर अपने स्टडी एक्सेस को एक बार रीड करेंगे तो वहां पर ये टॉपिक नजर आएगा, एक्सेप्टिंग कंटिन्यूइंग एंड ऑडिट एंगेजमेंट के सेक्शन के अंदर। शुरू में इससे कुछ एथिकल रिलेटेड बातें, फिलहाल उसको रीड मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट इस पे आएंगे एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूइंग एंड ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर आपको ये सारी बातें देखने को मिलेंगी, एंड इन सारी बातों में कि इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल क्लियरेंस, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, रिसोर्सेज, रिस्क, ये सारी बातें वो जो अभी हमने पढ़ी है, एंड इन सब के ऊपर डिस्कशन। कल हम इंशाल्लाह इसको एक बार रीड करेंगे ताकि ये चीजें आपको किताब से भी एक बार फेमिलियर हो जाए, लेकिन उससे पहले आपका होमवर्क क्या है? इसको किताब से या अपने स्टडी हब से पढ़ के आना है। जब मैं किताब बोलूँ तो समझ जाएगा आपको, जहाँ से कन्वीनियंट हो किताब से पढ़ें, स्टडी हब से पढ़ें, यहाँ से पढ़ें, सब टू यू। मैंने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कर दिए आप लोगों के लिए, लेकिन शर्त क्या है, पढ़ के आना है कहीं से। क्योंकि जब हम क्लास में बात कर रहे होंगे तो आप मुझसे कोई सवाल करें कि सर ये लफ्ज यहाँ क्यों लिखा है, रिपोर्ट में एक लफ्ज आता है कहानी बदल जाती है। अब सोचें ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है, कितना छोटा सा लफ्ज है, 3 अल्फाज पर है, लेकिन ये लफ्ज अगर गलत जगह चला गया ना तो तबाही हो जाएगी। कोई सवाल? नहीं? मैं कौन सी फॉर्म में काम करता हूँ? यूसुफ आदिल डलाइट, सीनियर ऑडिटर, ऑडिट एसोसिएट के हैसियत से काम करता हूँ, वहां पर रिस्क एडवाइजरी डिपार्टमेंट है मेनली, जिसमें इंटरनल ऑडिट का पार्ट होता है, मुख्तलिफ कंपनीज के ऑडिट्स देखना। लिस्टेड कंपनीज भी आती है उसमें, अनलिस्टेड कंपनीज भी आती हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स का एक्सपोजर। कोई सवाल? केपीएमजी पाकिस्तान से जा रही है?